welcome to this lecture of corporate restructuring, insolvency, liquidation and winding up. This is CS वैभव चितलांगिया and हम लोग आज स्टार्ट करने वाले अपना ये मॉड्यूल 2 का सेकेंड वाला जो सब्जेक्ट है, यार चैप्टर बोलने वाले थे, ठीक है, सेकेंड वाला जो सब्जेक्ट है अपने वो स्टार्ट करने वाले हैं. नाउ हम लोग आज एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है, कि इंसॉल्वेंसी क्या होता है. बट उसमें घुसने के पहले आप लोग सबको आई लेट यू नो कि अपना स्कीम क्या है, ठीक है, पूरे सब्जेक्ट का स्कीम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, क्या चीज से डील करता है, क्यों ऐसा है कि इसको आपके प्रोफेशनल में लाया गया. अब बेसिक क्वेश्चन दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि ये बहुत स्पेसिफिक पार्ट है ऑफ कंपनी लॉ. अगर आप मर्जर्स एंड अमालगमेशंस देखो तो सेक्शन 230 से लेके 240 तक, ठीक है, कंपनीज एक्ट का ये 10-11 सेक्शन के ऊपर एक पूरा सब्जेक्ट बना दिया आपके लिए. क्यों ऐसा किया? तब तो फिर इनको डायरेक्टर्स के ऊपर एक अलग सब्जेक्ट बना देना चाहिए था, एक अलग सब्जेक्ट के एमपीज के ऊपर बना देना चाहिए था, एक अलग सब्जेक्ट मीटिंग्स के ऊपर बना देना चाहिए था. अगर आप ऐसे सेगमेंट्स लेके सब्जेक्ट्स बनाना शुरू कर दो तो आप कितने सब्जेक्ट्स निकाल सकते हो फ्रॉम कंपनीज एक्ट, राइट? देन व्हाई दिस? क्यों ऐसा है कि मर्जर्स अमालगमेशंस के ऊपर एक अलग से सब्जेक्ट बना दिया गया है? वील सी दैट. वील सी उससे पहले कि पुराना सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में क्या स्कीम था, ओल्ड सिलेबस में और न्यू सिलेबस में क्या डिफरेंसेस है. सिंस सीआरआई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ओल्ड सिलेबस में भी था, ठीक है, तो कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है ओल्ड सिलेबस में था, न्यू सिलेबस में सेम है या डिफरेंट है. वील सी ऑल ऑफ दैट, ठीक है. तो आज अपने हार्डकोर सब्जेक्ट में नहीं घुसेंगे, अपने एक ओवरव्यू बस देखेंगे कि सब्जेक्ट का है क्या एंड हम लोग कैसे प्लान करें सब्जेक्ट लेके आगे जाने का, ठीक है. नाउ पहले अपने नोट से हटके यहीं पे देखते हैं, एक बार सब स्क्रीन पे ध्यान देना, ठीक है. नाउ अपना जो ओल्ड सिलेबस में सब्जेक्ट था उसका नाम था कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी, ठीक है. इट वाज CRVI, ठीक है. कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग उसका एक पार्ट बनाता था, वैल्यूएशन उसका सेकंड पार्ट बनाता था एंड इंसॉल्वेंसी उसका थर्ड पार्ट बनाता था, ठीक है. नाउ ये हम बात कर रहे हैं ओल्ड सिलेबस का जो 2017 के पहले था, 17-18 जो भी आया था उसके पहले का था, ठीक है. नाउ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग बोले तो क्या मतलब? कंपनी को रिस्ट्रक्चर करना वगैरह वगैरह. इन डेप्थ हम लोग जब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग सब्जेक्ट, जब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पार्ट उठाएंगे तब उस समय देखेंगे क्या होता है, ठीक है. बट कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में सीआरआई में आता है मर्जर्स अमालगमेशंस, टेक ओवर्स, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है. तो ये अपना पूरा M&A टेक ओवर्स इससे ऊपर डील करता था, ठीक है. एंड इसका जो मार्किंग स्कीम था वो था 50 मार्क्स अपने दे रखे थे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को आउट ऑफ 100. वैल्यूएशन मतलब क्या? वैल्यूएशन में क्या आता था, आपको वैल्यू कैसे करना है बिजनेस को वो बताते थे, पूरा उसका थ्योरेटिकल पार्ट बताते थे एंड साथ ही साथ उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बताया जाता था, ठीक है. सो दैट वाज वैल्यूएशन. वैल्यूएशन पहले था 30 मार्क्स का, ठीक है. एंड इंसॉल्वेंसी में आपके दो एक्ट्स थे, सारफेसी एंड RDD BFI एक्ट. ये एक्ट्स क्या होता है वो सब हम आपको बता देंगे, ठीक है. प्लस साथ में कुछ क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी और ये सब चीज था, रैंडम्स कुछ थे, वो थे टोटल 20 मार्क्स के. ये था अपना ओल्ड सिलेबस का स्ट्रक्चर, ठीक है. नाउ 2016 में एक बहुत बड़ा चेंज आया. क्या चेंज आया? IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. नाउ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है जो इंडिया में बनाया गया है. क्यों बनाया गया है वो सब अपने जब IBC देखेंगे तब बताएंगे, ठीक है. बट IBC का इतना ज्यादा वैल्यू है कि अब हम लोग ने क्या कर दिया, इसको पूरा रिस्ट्रक्चर कर दिया इस सब्जेक्ट को, ठीक है. नाउ ये सब्जेक्ट का नाम हो गया कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप, ठीक है. नाउ इसमें CR जो है वो वैसे का वैसे 50 मार्क्स का ही है, ठीक है. गायब क्या हो गया? वैल्यूएशन गायब हो गया. हमने वैल्यूएशन को सही मायने में गायब नहीं किया, हमने वैल्यूएशन इसी में ऐड कर दिया. कैसे? एक चैप्टर के रूप में, ठीक है. अब हम लोग सोच रहे हैं कि चैप्टर के रूप में ऐड किया तो उसको थोड़ा भाव देंगे, भाव एकदम नहीं दिया जाता है. वैल्यूएशन को अगर आप पिछला 2 अटेम्प्ट का पेपर निकाल के देखो, जून 2019 अटेम्प्ट में एक ऑप्शनल क्वेश्चन में वैल्यूएशन का प्रैक्टिकल आया था, दिसंबर 2019 अटेम्प्ट में एक भी प्रैक्टिकल आया ही नहीं है. वैल्यूएशन से एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया ही नहीं है. तो इन इफेक्ट उन्होंने वैल्यूएशन उड़ा दिया है. आपको बस पढ़ाने के लिए एक चैप्टर पढ़ा देते कि देखो भाई ये वैल्यूएशन होता है, ये वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स है, ये वैल्यूएशन का तरीका है, पढ़ लो, ठीक है. तो कितने लोगों को यहाँ पे फियर है मैथ से कि मैथ नहीं समझ आता या नहीं होता? आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है बिकॉज वैल्यूएशन हट चुका है, ठीक है. बाकी जो आप देख रहे हैं इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, दिस कंप्राइजेस ऑफ 50 मार्क्स. तो अब हम लोग ने हाफ कर दिया पूरा सिलेबस को, पार्ट 1, पार्ट 2. पार्ट 1 नॉर्मल जो अपना कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग था वो था. ऑफ कोर्स उसमें भी इंटरनली बहुत डिफरेंसेस आए, बहुत सारे चेंजेस लाए गए, बहुत सारे नए टॉपिक्स, बहुत सारे पुराने टॉपिक्स हटाए गए, सब चीज है. इंसॉल्वेंसी वाला जो पार्ट है उसमें मेजर चेंज आया. क्यों? बिकॉज अब ये IBC जो है आपका, IBC 2016, ये आपको मेजर पढ़ना है. तो आपका सिलेबस जो 20 मार्क्स का था ना, वो मान लो 20 मार्क्स का वैसे ही वैसे सारफेसी, RDD BFI वही सब है, बट बाकी जो 30 मार्क्स का था वो पूरा IBC आ गया.
सो वैल्यूएशन का 30 मार्क्स उठा के हम दे दिए आईबीसी को, ठीक है। आईबीसी को इतना भाव क्यों दिया जा रहा है, आईबीसी क्या है, ऑल ऑफ दैट विल सी, प्रोबेबली नॉट टुडे बट टुमारो, ठीक है। नाउ समझा, तो अपना ये हो गया पार्ट 1 एंड इंसॉल्वेंसी हो गया पार्ट 2, ठीक है। इसमें एक फायदा क्या होता है, अगर आप सेकंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप साथ में दे रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड या सेकंड थर्ड साथ में कभी भी दे रहे हो ना, तो ये जो पार्ट 2 का इंसॉल्वेंसी का जो सिलेबस है ना, 3 या 4 चैप्टर्स छोड़ के इंसॉल्वेंसी एंड इसका सिलेबस सेम है एकदम। इसलिए जो लोग तीनों ग्रुप्स दे रहे होते हैं उनको हम हमेशा सजेस्ट करते हैं, स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं इनफैक्ट, कि आप इंसॉल्वेंसी ले लो, आपको एक सब्जेक्ट कम पढ़ना पड़ेगा। बट खैर अपने तो 3 ग्रुप पास कर चुके, थर्ड ग्रुप पास कर चुके हैं ऑलरेडी या कर ही लेंगे, तो दैट्स नन ऑफ आवर कंसर्न। यहां तक समझा सबको, अपना सब्जेक्ट का पुराना वाला स्कीम नया वाला स्कीम सब समझा, ठीक है। क्यों लाया चेंज हम लोग, बिकॉज ऑफ आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। नाउ हम आपको एटलीस्ट स्टार्टिंग का 10 दिन केवल आईबीसी का ही गुणगान करते रहेंगे, बिकॉज मेरे को सबसे पसंद है वो एक्ट, इट्स सच अ लॉजिकल एक्ट कि उसका कोई तोड़ ही नहीं है, ठीक है। ऑफकोर्स लूप होल्स है थोड़े बहुत, बट वो इतना प्यारा एक्ट बनाया गया कि उसका कोई तोड़ नहीं, यू विल ऑल्सो स्टार्ट फॉलोइंग इन लव विद एक्ट, इट्स सच अ नाइस एक्ट, ठीक है। बट एंड दैट इज वाई वील ऑल्सो स्टार्ट विद पार्ट 2। तो आते हैं अपने क्लास में, हम लोग क्लास कैसे डील करने वाले, क्लास कैसे जाएगा ये, ठीक है। जनरली आप देखोगे लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 के साथ, ठीक है, मर्जर्स, अमालगमेशंस, टेकओवर्स, ये सब पढ़ाते हैं। आई विल स्टार्ट विद पार्ट 2। हमारा क्लास जो स्टार्ट होगा वो पार्ट 2 से स्टार्ट होगा। पार्ट 2 में आपको पढ़ना क्या क्या है, सबसे मेजरली आपको पढ़ना है आईबीसी 2016, उसके बाद आपको पढ़ना है एक एक्ट है जिसका नाम है सारफेसी एक्ट, ठीक है। फिर आपको एक चीज पढ़ना है जिसका नाम है आरडीडी बीएफआई एक्ट, ठीक है। एंड देन आपको फिर बाकी और प्रोविजंस जो है, लिक्विडेशन का चैप्टर है, वाइंडिंग अप जो कंपनीज में एक्ट में होता है वो है, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, वो सब रैंडम चीजें पढ़ना है, ठीक है। हमारा मेजर फोकस विल बी ऑन दिस आईबीसी। क्यों, बिकॉज आईबीसी आपको इन डेप्थ पढ़ना है, पूरा पूरा अंदर तक घुस के पढ़ना है आपको। आईबीसी क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसमें कौन लोग आ सकते हैं, कौन लोग नहीं आ सकते, कितने लोग कवर होते हैं, आईबीसी का कितना पार्ट्स है, हर पार्ट के बारे में आपको सब चीज पढ़ना है, एंड वील डील विद दैट इन डिटेल, ठीक है। एकदम भी उसे बोर नहीं होगा। इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग एक्ट, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड एक्ट। तो वील स्टार्ट विद आईबीसी, ठीक है। एक बार आईबीसी कर लिया, उसके बाद वील शिफ्ट टू दिस एंड दिस। तीनों एक्ट्स कवर होने के बाद ये छोटा सा अपना कुछ 3 दिन का टॉपिक्स बचता है, ठीक है। विद दिस विल बी डन विद 50 मार्क्स। व्हाई आई प्रेफर डूइंग दिस इज बिकॉज आईबीसी ना अभी नया एक्ट है, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा हुड़पेच नहीं किया गया, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में अपने नहीं घुस रहे। व्हाई, बिकॉज उतना टेक्निकलिटीज अभी तक आया ही नहीं है सामने, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इजी एक्ट, ठीक है, इट्स अ वेरी इजी एक्ट, वेरी सिस्टमैटिक एक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद समथिंग व्हिच इज इंटरेस्टिंग। एंड जो आज के दिन में आप अगर बार एंड बेंच या कोई भी तरह का अगर आप लॉ का न्यूज वाला सब्सक्राइब करोगे, आपको हर दूसरा न्यूज आईबीसी से रिलेटेड मिलेगा। सो इट्स वेरी इन, आज के जमाने बहुत आया हुआ है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दैट, एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट में फिर विल गो अहेड, ठीक है। वंस वी आर डन विद दिस 50 मार्क्स, देन वील शिफ्ट टू आवर चैप्टर नंबर पार्ट 1, ठीक है। सो पार्ट 1 में वील स्टार्ट विद व्हाट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, क्या होता है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। इंसॉल्वेंसी वाले पार्ट में आपको कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है उससे डील करने का एकदम भी जरूरत नहीं है, ठीक है। पार्ट 1 में हम लोग स्टार्ट ही करेंगे व्हाट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग से। फिर हम लोग देखेंगे टेक ओवर क्या होता है। टेक ओवर आप लोग सब सिक्योरिटीज लॉ में पढ़ के आए हो, राइट। यहाँ पे हम लोग एसए/एसटी कोड को थोड़ा और डेप्थ में पढ़ते हैं, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ठीक है, वो देखेंगे। फिर अपने मर्जर्स अमालगमेशंस का पूरा देखने वाले, पूरा मतलब आप ये समझो कि 50 मार्क्स अपना केवल 11 सेक्शंस पे बेस्ड है। जो 11 सेक्शन है कंपनीज एक्ट के 230 से लेके 240 तक, अपना 50 मार्क्स उस पे बेस्ड है। तो उस पे हम लोग टेक ओवर देखने वाले, प्रॉपर पूरा एमएनए का प्रोसेस देखने वाले। फिर अगर एक मान लो कंपनी इंडिया में, एक कंपनी बाहर में, दैट्स कॉल्ड क्रॉस बॉर्डर मर्जर, वो देखने वाले। अगर मान लो 2 स्मॉल कंपनीज मर्ज करना चाहती है, दैट्स कॉल्ड फास्ट ट्रैक मर्जर, वो देखने वाले। फिर अगर मर्ज करते हैं तो अपने कॉम्पिटिशन एक्ट में कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़े, तो वो कॉम्बिनेशन बन गया, हम लोग वो देखने वाले, उसका इफेक्ट क्या होगा। अगर आप मर्ज करते हो तो टैक्सेशन का कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, हम लोग वो देखेंगे। अकाउंटिंग कैसे करोगे आप, वो देखेंगे। हम लोग स्टैम्प ड्यूटी कहाँ कब कितना पे करेंगे, वो देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नॉर्मल एनसीएलटी के सामने कैसे अपीयर करना है, किस किस अथॉरिटी से अपने आप को अपने को वो लेना है, क्या बोलते हैं, अप्रूवल्स लेना है, वो सब चीज देखेंगे, ठीक है। एंड लास्ट जो अपना इस सेगमेंट में आएगा वो होगा वैल्यूएशन, ठीक है। तो वैल्यूएशन में वी विल फोकस मोर ऑन थ्योरेटिकल, बिकॉज वैल्यूएशन वो लोग ऐसे नहीं छोड़ेगा, उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे नहीं, वैल्यूएशन का प्रैक्टिकल डेफिनेटली करेंगे। आप अगर मेरे को बोलोगे कि सर अपने को पूरा एकदम जितना पहले वैल्यूएशन में प्रैक्टिकल्स होता था उतना सिखाओ, तो हम नहीं सिखाने वाले। सिंपल रीजन, देयर इज नो पॉइंट, ठीक है। जब अपने पिछले 2 अटेम्प्ट से देख रहे हैं कि इतने क्वेश्चंस पूछ ही नहीं रहे, तो अपने क्यों उतना टाइम वहां वेस्ट करेंगे। अपने वो सारे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके मॉड्यूल में दिया गया, ठीक है। मॉड्यूल में जितने मेथड्स बताए गए वो सारे अपने सारे डील करेंगे, बट उसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ने का आई डोंट थिंक दैट मेक्स एनी सेंस। किसी को भी यहाँ पे वैल्यूअर बनना है क्या आगे जाके?
अभी तक तो आई डोंट थिंक वैसा कोई आइडिया होगा, ठीक है। तो किसी को वैल्यूएट बनना नहीं है तो अपने को वैल्यूएशन का उतना करने का जरूरत है ही नहीं। समझा? सबको स्कीम क्लियर हुआ? ठीक है, यस। सो वी कैन एक्सपेक्ट दिस बैच टू एंड बाय द एंड ऑफ मार्च, ठीक है। मार्च एंड तक यू विल गेट पूरा अप्रैल में टू रिवाइज फॉर योर सेकंड ग्रुप, काफी है 2 महीना, ठीक है। बीच में टेस्ट होते रहेंगे, इज्जत के साथ टेस्ट दे देना सब लोग, ठीक है। जैसे एमसीएस में किए थे, एक ही टेस्ट दिए थे, वैसे नहीं करना। एक्चुअली हाँ, एमसीएस है बिकॉज हम लोग हड़बड़ी कर रहे थे इसीलिए, ठीक है। बट यहाँ पे टेस्ट एकदम इज्जत के साथ दे देना। सिंपल रीजन, हम कितना भी पढ़ा ले, अगर आप उस चीज को, और आप कितना अच्छे से भी समझ लो, अगर आप उस चीज को जाके रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो इन योर पेपर, देयर इज नो पॉइंट, पूरा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो विल हैव पीरियोडिकल टेस्ट। मेरा टेस्ट का शेड्यूल जनरली ऐसा रहता है, आईबीसी का एक अगर कंपनीज वाला पार्ट खत्म हो गया तो वो पूरे पार्ट पे हम एक टेस्ट लेंगे। आई विल नॉट टेक योर टेस्ट चैप्टर वाइज, वो बहुत चिंदी होता है, आप लोग प्रोफेशनल लेवल पे आ चुके हो, राइट। तो पूरा पार्ट खत्म हो जाए तो उस पार्ट पे एक टेस्ट रहेगा, फिर दूसरे वाले पार्ट पे एक टेस्ट रहेगा, फिर पूरा आईबीसी पे एक टेस्ट रहेगा, सारफेसी पे एक टेस्ट रहेगा, सारफेसी आरडीडीबीएफआई पूरा टेस्ट रहता है। पार्ट 2 खत्म होने के बाद पूरा पार्ट 2 के ऊपर एक टेस्ट रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे किसको इसको राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, सबको चाहिए राइटिंग प्रैक्टिस ऑलमोस्ट। तो वी विल ऑल्सो डू वन थिंग, हर लेक्चर के एंड पे आई विल गिव यू वन क्वेश्चन, ठीक है। उसको आपको घर पे लिख के आना है, नेक्स्ट डे विल डिस्कस द क्वेश्चन, आई मेक यू राइट 1 मॉडल आंसर फॉर दैट, ठीक है, सिंपल। तो उससे आपके पास एक अच्छा खासा क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन देंगे हम, तो आपके पास एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक जमा हो जाएगा बाय द एंड ऑफ योर बैच, एंड आपको राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा। सो यू विल अंडरस्टैंड कितना लेंथ होना चाहिए आंसर का, किस लैंग्वेज में लिखते हैं अपने आंसर, तो वहां पे आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलेगा सबको, ठीक है। और कुछ डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी अबाउट द बैच पूछ लो एकदम ओपनली, किसी को मतलब आप लोग को तो क्या ही शर्माना, ठीक है। सब कंफर्टेबल हो एकदम विद द स्कीम? हाँ, वो 2 मंथ्स में कराना मेरा गारंटी ना, आप टेंशन मत लो। 2 मंथ्स क्या, 2.5 महीने मिल रहे, काफी होते 2.5 महीने। अपना पुराना वाला बैच सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने में खत्म हुआ, जिसमें आई वॉज ऑन अ लीव फॉर मोस्ट लाइक 15-20 डेज, आई वॉज ऑन अ लीव। बीच में दिवाली वाली पड़ गया था उस चक्कर से, हाँ, और बीच में एग्जाम भी पड़ गया इनके कॉलेजेस का, एंड देयर वाज दिवाली एंड आई वाज ऑन लीव फॉर 10 डेज। तो उसके बाद भी अपना टाइम पे, और अपने एकेडमी ने इस बार फॉलो भी किया ये चीज कि इफ आपका टाइम पे बैच खत्म नहीं होता है तो यू विल गेट योर रिफंड। सो इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हाँ, बट नहीं, अब वो अब देखो, हम ये नहीं बोल रहे कि हम रेगुलर क्लासेस में आपको पूरा खत्म करेंगे। आई माइट कॉल यू ऑन संडेज, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। क्यों नहीं है संडेज को छुट्टी? मुस्कान मैम बहुत अभी ऐसे डीडी बहुत बड़ा है अपेरेंटली, मतलब सीआर से भी ज्यादा सिलेबस है उसमें, तो उनको तो टेंशन हो गई ना भाई, उनका फी वापस चल जाएगा सारा, तो इसलिए वो संडेज को क्लास लेने वाली है। अदरवाइज आई थिंक सीआरआई हम लोग कंफर्टेबली कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। एक संडे अगर बुलाना होगा तो हम बुलाएंगे, नहीं तो हाँ चिल एकदम आराम से, ठीक है, डन। तो 30 मार्च के पहले आपका सिलेबस डेफिनेटली खत्म हो रहा है विथ टेस्ट। पिछले बैच में हम लोग ने क्या किया था, एक बार आपका पूरा सिलेबस खत्म हो गया था, उसके बाद वी हैड केप्ट 1 मंथ का रेगुलर टेस्ट, every alternate days you had your tests, ठीक है। आपको अगर हम स्केड्यूल दिखाए तो उसका, वेट एक सेकेंड, पूरा दिसंबर आर प्रीवियस बैच हैड टेस्ट। ये अपना टेस्ट का स्केड्यूल था, देखो सुबह 9 से 10 एक टेस्ट होता था, एंड 10 से 11 दूसरा सब्जेक्ट का टेस्ट होता था, बट टेस्ट हर ऑल्टरनेट डेज होता था। सो इफ योर फर्स्ट टेस्ट इज ऑन 5th, सेकंड 7th को था, थर्ड 9th को था, फिर 11th 13th 14th 16 18 वैसे करके था ऑल्टरनेट डेज। प्लस उसका जो आपका चैप्टर नंबर्स दिख रहा है ना, वो चैप्टर नंबर्स भी स्टूडेंट्स ने ही डिसाइड किया था, उनसे ही हम लोग ने बोला था कि आप लोग बता दो कंफर्टेबली आप लोग कितना कर पाओगे, एंड जेन्युइनली दिस हेल्प्ड बिकॉज वी कुड सी कितना चेंज आया लोगों के आंसर राइटिंग में। मतलब लिटरली लोग जो नहीं लिख पाते थे आंसर, लोग एकदम सही आंसर लिखना शुरू कर दिए थे, ठीक है। सो वील फॉलो दिस इन अप्रैल। तो मेक श्योर कि आप लोग अप्रैल में ये चीज करो। अगर कोई ऐसा है जो घर जा रहा है तो हम लोग ऑनलाइन करेंगे, फिर वील सेंड यू पेपर्स फ्रॉम योर, आपको वो 1 घंटे के बाद वापस पेपर देना पड़ेगा लिख के, ठीक है। एंड देन वी हैड अ रिव्यू सेशन, मतलब लास्ट पेपर वाले दिन ही सबका एक बार में पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे आपको हम लोग बता पाते हैं कि आपका कौन सा टेस्ट में क्या था, आपका राइटिंग ऐसे गया है या ऐसे आया है, तो ऑल ऑफ दैट। तो वील फॉलो दिस। तो आपका बैच इफेक्टिवली अप्रैल तक चलेगा, मार्च एंड में आपका पढ़ाना कंप्लीट हो जाएगा, एंड अप्रैल में पूरा टेस्ट सीरीज आएगा। ऑफ कोर्स टेस्ट सीरीज इज ऑप्शनल, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट आई वुड वांट कि जितने लोग आ सके उतना बेटर है, ठीक है। 2 फायदा होता है, राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है, एंड सेकेंडली आपका रिविजन हो जाएगा प्रॉपर्ली, ठीक है, चलेगा। तो ये अपना बैच का पूरा है, एंड दिस गोज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। हाँ, मतलब जितने सब्जेक्ट्स है 30 मार्च को खत्म होंगे, तीनों सब्जेक्ट्स का होगा आपका टेस्ट। तो बाय द एंड ऑफ मे, बाय द एंड ऑफ अप्रैल यू विल बी डन विथ योर पढ़ाई एक बार तो एटलीस्ट, बिकॉज सारे चैप्टर्स के टेस्ट होंगे। उसके बाद आराम से बैठ के अपना आगे करते जाओ जो करना है, चलेगा सबको, ठीक है। चलिए तो अपने अब स्टार्ट करें।
ठीक है. So what we are starting with today is corporate restructuring, insolvency, liquidation and winding up. ठीक है. Now इन्होंने सच्ची बता रहे, ये जो यहाँ पे liquidation and winding up ऐड किया ना, वो बस नाम बढ़ाने के लिए किया. In effect this is corporate restructuring and insolvency. Insolvency हम क्यों ऐसा बोल रहे, देखो insolvency मतलब क्या होता है, शॉर्ट में मान लो कि एक इंसान है जिसके पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो आप लिक्विडेट कब होते हो, लिक्विडेट होने का वन ऑफ द रीजंस है जब आप पैसा नहीं दे पाते हो. वाइंडिंग अप भी कब होता है, जब आप पैसा नहीं दे पाते हो. ऐसा नहीं है कि हम वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे, हम लिक्विडेशन केवल आईबीसी के अंडर ही है वही पढ़ने वाले हैं, एंड वाइंडिंग अप भी बहुत टच करने वाले हैं. ठीक है. तो बेसिकली आपको यहाँ पे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड इंसॉल्वेंसी ही पढ़ना है. लिक्विडेशन वाइंडिंग अप के ऊपर एक एक चैप्टर है, बस नाम बढ़ाने के लिए उन्होंने नाम बढ़ा दिया. ठीक है. तो राइट नाउ विल बी स्टार्टिंग विद इंसॉल्वेंसी एंड देन विल गो टू कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग लेटर. नाउ अगर हम इंसॉल्वेंसी का बात कर रहे हैं, सो मेरे को बताओ व्हाट डू यू गाइस अंडरस्टैंड बाय, अभी एकदम नोट्स छोड़ दो. ठीक है. लेट्स हैव अ डिस्कशन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंसॉल्वेंसी? कंगाल होना मतलब बैंकरप्ट हो जाना, कंगाल का मतलब बैंकरप्ट हो जाना. ठीक है. उसके अलावा योर लायबिलिटीज आर मोर देन योर एसेट्स. वेरी टेक्निकल आंसर. उसके अलावा नॉर्मल में क्या समझ रहे हो इंसॉल्वेंसी हो गया? देने के लिए कुछ नहीं है, मॉनिटरीली. हाँ, तो अपने पास किसी को पैसा देने के लिए कुछ भी नहीं है. ठीक है. उसके अलावा इतना ही है. ठीक है. चलो, तो आप लोग ने बोला कि इंसॉल्वेंसी मतलब मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए किसी भी, मेरे पास कोई एसेट्स नहीं है, मेरे लायबिलिटीज बढ़ गए वगैरह वगैरह, हम कंगाल हो गए बेसिकली. देन आई सेड उसका मतलब बैंकरप्ट, राइट? तो इसका मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी सेम चीज हुआ? अगर नहीं तो फिर डिफरेंस क्या है? बैंकरप्सी स्टार्टिंग मतलब इंसॉल्वेंसी इज द टेक्निकल टर्म एंड बैंकरप्सी नॉर्मल में बोलते हैं अपने. इंसॉल्वेंसी अपने लीगल डिक्लेरेशन लेते हैं एंड बैंकरप्सी मतलब इलीगल डिक्लेरेशन. तो फिर व्हाट इफ आई से कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी सेम है? ये पॉसिबिलिटी है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी सेम चीज हो सकता है. इट्स वन एंड द सेम थिंग. सीक्रेट रखो. ओके. इंसॉल्वेंसी में कुछ डिक्लेयर नहीं करते, बैंकरप्सी में जब आप डिक्लेयर कर देते हो. ओके. कोई भी ऐसा है जिसको ऐसा, किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी सेम थिंग है? मतलब क्या ही डिफरेंस हो सकता है, दोनों में एक ही चीज है ना, आप पैसा नहीं दे पा रहे हो वगैरह वगैरह, राइट? अगर सेम चीज है तो फिर मेरे को ये बात बताओ, अभी आपने केवल इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड एंड इंसॉल्वेंसी के बारे में बात करें. ठीक है. तो फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का नाम इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्यों रखा गया? तो ऐसे ही ना पढ़ाएंगे हम, थोड़ी आके यहाँ लेक्चर देने लग जाएंगे. फिर ऐसा क्यों हुआ कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का नाम, तो फिर ये तो ऐसे ही हो जाना था, हो जाता ना, जैसे कि मान लो कंपनीज एक्ट का नाम आपने रख लिया कंपनीज एंड बॉडी कॉर्पोरेट्स एक्ट. मेक्स नो सेंस इफ दीज आर द सेम थिंग, जबकि कंपनीज एंड बॉडी कॉर्पोरेट्स सेम थिंग होते भी नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट का नाम कर दिया कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अग्रीमेंट्स एक्ट. अगर सेम चीज का नाम रखना था तो हम बेमतलब का नाम क्यों बढ़ाए? फिर हम केवल इंसॉल्वेंसी एक्ट रखते या इंसॉल्वेंसी कोड रखते, राइट? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में अगर हमने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी डाला है, दिस मीन्स दोनों का मतलब कुछ है, दोनों वर्ड्स का कुछ ना कुछ मीनिंग है. नाउ थिंक एंड टेल मी व्हाट कैन बी वन मीनिंग. ऐसे बोला जाए तो आप लोग ने मिक्स एंड मैच करके आंसर दे ही दिया है, थोड़ा सा उल्टा सीधा, बट काइंड ऑफ यू आर देयर. इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी आर नॉट सिनोनिमस, वो लोग सेम वर्ड्स नहीं है, दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है. ठीक है. क्या डिफरेंस हो सकता है ये बताओ. आप लोग ने जवाब दे दिया मेरे को, लेकिन किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया. मतलब किसी ने यहां से छुआ, किसी ने यहां से छुआ. थोड़ा सा दिमाग लगाओ एंड सोचो क्या हो सकता है. ओके.
ओके, कंपनी इंसॉल्वेंट होती है, इंडिविजुअल बैंकक्रप्ट होता है. वेरी इंटरेस्टिंग आंसर. देन फिर लिक्विडेशन क्या होता है? अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है तो फिर हम लिक्विडेशन किसके लिए यूज कर रहे हैं? इंडिविजुअल भी इंसॉल्वेंट हो सकता है. बताओ, आप बताओ मेरे को, हम तो बताएंगे आपको एंड में. सोचो सोचो. हमने तो आपको 2 ही वर्ड्स दिया था, आपने तीसरा वर्ड घुसाया उसमें, लिक्विडेशन. तो आपने कंपनी और इंडिविजुअल से डिफरेंस लाया, तो फिर हम बोले भाई लिक्विडेशन इज वन वर्ड जो हम लोग स्पेसिफिकली कंपनी के लिए यूज करते हैं. ये सब अग्री करोगे? तो अगर लिक्विडेशन के लिए हम स्पेसिफिकली इंसॉल्वेंसी यूज करने लग जाए तो फिर हम सॉरी, कंपनी के लिए हम स्पेसिफिकली इंसॉल्वेंसी यूज करने लग जाए तो हम लिक्विडेशन किसके लिए यूज करेंगे? तो वो भी तो वही बोल रही है, इंसॉल्वेंसी भी सिर्फ कंपनीज के लिए होता है. ओके, मतलब वही इंसॉल्वेंसी में आपने डिक्लेयर नहीं किया है एंड बैंकरप्सी में आपने डिक्लेयर कर दिया है. ओके, आपने क्या बोला? लिक्विड कैश नहीं होता. अच्छा, बट क्या आपने जब बैलेंस शीट देख रहे होते या एबिलिटी टू पे देख रहे होते आपका, तो हम लोग लिक्विड एंड इलिक्विड एसेट्स में डिफरेंस करते हैं? जब आपका एबिलिटी टू पे नहीं, तो जब बैलेंस शीट में हम लोग देख रहे होते हैं कि आपके पास कितना असेट्स है, उसमें अपने थोड़ी डिफरेंशिएट करते हैं. असेट्स आपका टोटल है, वो तो दैट इज जस्ट अ वे ऑफ शोइंग, दैट्स अ वे ऑफ क्लासिफिकेशन, बट आपका असेट्स तो पूरा ही है ना. तो अगर आप ये बात बोलोगे और लायबिलिटीज हैव गॉन अप एंड एसेट्स हैव गॉन डाउन, तो ये कलेक्टिवली सारे एसेट्स ही आएंगे, लिक्विड इलिक्विड सभी आएंगे. चलो, हम आपको दोनों का वर्ड्स का मीनिंग बताते हैं, ठीक है? उसके बाद बताना क्या डिफरेंस हो सकता है. सो इंसॉल्वेंसी मींस, इंसॉल्वेंसी हैज कम फ्रॉम 2 वर्ड्स, इन एंड सॉल्वेंटम. ठीक है, इन एंड सॉल्वेंटम. इन मतलब नॉट एंड सॉल्वेंटम मतलब पेइंग. तो कोई इंसान जो पे नहीं कर पा रहा इज इंसॉल्वेंट. नॉर्मल, समझा? नाउ बीच का जो पैराग्राफ वगैरह दिया है वो सब स्किप करके आते डायरेक्टली. अभी तो हम आपको वर्ड्स बता रहे हैं, अभी आप मेरे को बताओगे डिफरेंस क्या है, ठीक है? एंड बैंकरप्ट, ये बैंकरप्ट 2 इटालियन वर्ड्स आया है, बैंका एंड रोटा. बैंका एंड रोटा मींस अ ब्रोकन बेंच. तो बैंकरप्सी मींस बेसिकली अ ब्रोकन बेंच एंड इंसॉल्वेंसी मींस इनएबिलिटी टू पे. अब डिफरेंस बताओ. आपको हम दोनों वर्ड्स का मीनिंग बता रहे हैं, ठीक है? सो इंसॉल्वेंटम, इंसॉल्वेंट हैज कम फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड्स, इन एंड सॉल्वेंटम, मीनिंग not able to pay. And bankruptcy या bankrupt has come from 2 Italian words, banca and rota, meaning somebody whose bench is broken. Somebody whose का भी उसमें इसका मतलब ही होता है broken bench. तो एक का मतलब है broken bench, दूसरे का मतलब है not able to pay. अब मेरे को डिफरेंस बताओ. ओके, एंड बैंकरप्सी में टूटे फूटे एसेट्स होंगे. ब्रोकन बेंच, चलो बहुत सीक्रेट हो गया, हम बताएं. चलिए, तो इंसॉल्वेंट या इंसॉल्वेंसी इज एन इनएबिलिटी टू पे. इतना सबको पता है, आप पे ऑफ नहीं कर पा रहे हो. आपको मेरे को 20 रुपए देना था, आप मेरे को 20 रुपए नहीं दे पा रहे हो. नाउ ये एक जनरल, हम मतलब आप लोग ने आंसर दे दिया है, हम बस उसको आप क्लियर करें क्या था सही आंसर, ठीक है? ये एक जनरल स्टेट होता है, ठीक है? कोई भी इंसान को पकड़ लो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, वो एक फर्म हो, वो एक कंपनी हो, या वो एक एलएलपी हो, ठीक है? अगर वो अपना पैसा नहीं दे पा रहा है, वो इंसॉल्वेंट है, ठीक है? तो अगर मान लो आप लोग के बीच में भी कोई ट्रांजैक्शन है, आपने इनसे 10 रुपया लिया एंड आप आज नहीं दे पा रहे हो 10 रुपए वापस, यू आर एन इंसॉल्वेंट, ठीक है? ये एक बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही जनरल टर्म है जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? बैंकरप्सी इज अ वेरी टेक्निकल टर्म. बैंकरप्सी हम तब यूज करते हैं जब आप कोर्ट के पास जाके एक लीगल डेक्लेरेशन ले लेते हो कि अब तुम लीगली इंसॉल्वेंट हो गए हो, ठीक है? उसको हम बोलते हैं बैंकरप्ट.
समझा आपको? तो नॉर्मल स्टेट में अगर आप इनको पैसा नहीं दे पा रहे हो, यू आर इंसॉल्वेंट। बट क्या आप बैंकरप्ट हो गए? नहीं। बैंकरप्ट आप कब हो गए? जब आप कोर्ट जाओगे एंड कोर्ट आपको डिक्लेयर कर देगा कि हाँ ये बंदा पे ऑफ नहीं कर पा रहा है। तो कोर्ट क्या बोलेगा? सिंस ये बंदा पे ऑफ नहीं कर पा रहा है, ये बंदा क्या है? बैंकरप्ट। कोर्ट आपको बैंकरप्ट बुलाएगा। जनरल में आप इंसॉल्वेंट रहोगे। ठीक है, तो चलो इंसॉल्वेंट का जो वर्ड का मतलब हम लोग को पता चला, उससे समझ में आ रहा है इंसॉल्वेंट मतलब नॉट पेइंग। बैंकरप्ट मतलब कोर्ट का डिक्लेरेशन से टूटे हुए बेंच का क्या लेने देना, राइट? तो इसके पीछे एक स्टोरी है। पहले इटली में, फ्लोरेंस में आई थिंक, हाँ फ्लोरेंस में देयर वाज अ ब्रिज जिसके ऊपर लोग ट्रेड करते थे। ठीक है, तो उस समय तो ऐसे दुकानें उकानें नहीं बनी रहती थी। लोग क्या करते थे, अपना बेंच लेके आते थे, वहां पे बेंच पे सामान रखते थे एंड अपना प्रॉपर ट्रेड करते थे। सबका एक एक बेंच वहां पे डेजिग्नेटेड था कि ये यहीं बैठेगा, रोज यहीं बैठेगा। जैसे सब्जी मंडी में नहीं होता सबका जगह फिक्स रहता है, वैसे ही सबका वहां पे बेंच डेजिग्नेटेड था, ये यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। उस केस में अगर मान लो कोई एक इंसान ऐसा हो जाता था जो अपना पैसा नहीं दे पा रहा है या जिसके असेट्स कम हो गया, जो अनेबल हो गया पे करने के लिए, उसके बेंच को तोड़ दिया जाता था, सो दैट एक बाकी लोगों को डेक्लेरेशन मिल जाए कि जो इंसान यहाँ पे ट्रेड करता था वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। सो दैट वाज आल्सो अ फॉर्मल डेक्लेरेशन जो बाकी लोगों के लिए किया जाता था। वहां से हम लोग ने ब्रोकन बेंच का वर्ड उठाया एंड बैंकरप्ट बनाया। समझा सबको? ठीक है, सो बैंकरप्ट याद रखिएगा, ब्रोकन बेंच वाज अ लीगल वाज जस्ट अ डिक्लेरेशन फॉर द अदर पीपल। वैसे ही बैंकरप्ट आज के दिन में इज अ फॉर्मल एंड लीगल डिक्लेरेशन जो कोर्ट्स देती है बताते हुए कि हाँ ये बंदा अब पे ऑफ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सो इट्स अ फॉर्मल डिक्लेरेशन वेर इन इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट, जो हम सबके लिए यूज करते हैं। दिस वाज द फर्स्ट डिफरेंस। ठीक है, नाउ सेकंड डिफरेंस पे आओ। सेकंड डिफरेंस जो कि बहुत मेजर डिफरेंस है, इंसॉल्वेंसी हम सबके लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो कंपनी हो, एलएलपी हो, फर्म हो, इंडिविजुअल हो, कोई भी हो। इंसॉल्वेंसी सबके लिए यूज होता है, बैंकरप्सी सबके लिए यूज नहीं होता है। कभी भी अगर आप कहीं पे भी पढ़ो कि कोई कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, इट इज रॉन्ग। इट्स अ रॉन्ग यूजेज ऑफ द वर्ड बैंकरप्ट। यू नेवर यूज बैंकरप्ट फॉर बॉडी कॉर्पोरेट्स। ठीक है, बैंकरप्ट वर्ड केवल फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स के लिए यूज होता है, केवल फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स के लिए यूज होता है। बैंकरप्ट इन कंपनीज, बॉडी कॉर्पोरेट्स, एलएलपीज के लिए यूज नहीं होता। तो कंपनीज, बॉडी कॉर्पोरेट्स, एलएलपीज के लिए क्या यूज होता है? लिक्विडेशन। समझा? सो मान लो आप इंसॉल्वेंट हो गए। ठीक है, अगर एक कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, अपने क्रेडिटर्स को पैसा नहीं पे कर पा रही है, कोर्ट के पास जाओगे, कोर्ट क्या ही बोलेगा? कोर्ट बोलेगा कंपनी को लिक्विडेट कराओ, राइट? कोर्ट ये थोड़े बोलेगा तुम बैंकरप्ट हो गए जाओ। कोर्ट तो कंपनी को लिक्विडेट कराएगा ना। तो वैसे ही इंसॉल्वेंसी, आई डोंट थिंक दैट चार्ट इज, या इंसॉल्वेंसी अगर रिजॉल्व नहीं करो तो कंपनीज के केस में वो लिक्विडेशन पे रिजल्ट करती है एंड इंडिविजुअल्स के केस में वो बैंकरप्सी पे रिजल्ट करती है। बैंकरप्सी में लिक्विडेशन से आप कंफ्यूज नहीं कर सकते। लिक्विडेशन मतलब क्या? असेट्स रियलाइज किया, पैसा पे ऑफ किया, कंपनी बंद। अगर कोई इंसान इंसॉल्वेंट हो जाएगा और कोर्ट के पास जाए तो क्या हम इंसान का सारा सामान बेच के उसको मार दे? आई कैन डू दैट, राइट? सो दोनों का ट्रीटमेंट ही एकदम अलग होता है। ठीक है, सो इंसॉल्वेंसी इज द जनरल स्टेट जो सबके लिए यूज होता है। अगर ये चीज कंपनी का है तो वो लिक्विडेशन पे रिजल्ट करेगा, कोर्ट उसको बोलेगा लिक्विडेट होने के लिए। और अगर ये इंडिविजुअल या फर्म्स का है तो कोर्ट उसके ऊपर बैंकरप्सी ऑर्डर लगा देगा। ठीक है, बैंकरप्सी, लिक्विडेशन, वेरी डिफरेंट थिंग्स, टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। लिक्विडेशन मतलब असेट्स लिया, रियलाइज किया, डेट्स डिस्चार्ज किए एंड खत्म, कंपनी बंद। ठीक है, बैंकरप्सी इज नॉट दिस। बैंकरप्सी में आप उसके असेट्स को बेच के उसको मार नहीं देते हो, खत्म नहीं कर देते हो। बैंकरप्सी इज वेरी डिफरेंट। ठीक है, सो हम लोग ने सिंस दोनों का कंडीशन, दोनों का सिचुएशन डिफरेंट है, इसलिए हम लोग ने दोनों तरह से इसको यूज किया है। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी एंड लिक्विडेशन के बीच का डिफरेंस। एक बार फटाक से देखते हैं अपने नोट्स में क्या दिया गया। ठीक है, ये तो समझ गया इंसॉल्वेंट का। इट हैज कम फ्रॉम टू लैटिन टर्म्स। आई डोंट थिंक हम यहाँ लैटिन लिखें, यहाँ लिख लेना, ये लैटिन टर्म्स है। हाँ, इन एंड सॉल्वेंटम। इन मीन्स नॉट, solventum means able to pay, so somebody who is not able to pay is insolvent. Bankrupts again Italian word है bancarotta, ठीक है, broken bench। ठीक है, इसका जो हम आपको पूरा स्टोरी बताया ना कि बेंच वेंच तोड़ दिया जाता था, वो इस पैराग्राफ में दिया गया। ठीक है, अब जो आप लोग डिफरेंस बात कर रहे थे वो यहां पे आया। देखिए, इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू पे one's debts। ठीक है, bankruptcy is the legal status। bankruptcy is a legal status, it's a formal declaration। ठीक है, next, insolvency is just a situation and can be used in respect of individuals as well as corporates। bankruptcy is a formal declaration and is used
फॉर्मल डिक्लेरेशन एज इज यूज्ड ओनली फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स, यहां लिख लो बस, यूज्ड ओनली फॉर इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। ठीक है, चलेगा। आगे देखें, इंसॉल्वेंसी अगर रिजॉल्व नहीं हुआ तो बैंक्रप्सी होता है इंडिविजुअल्स में एंड लिक्विडेशन होता है कंपनीज में। तो हम लोग बैंक्रप्सी एंड लिक्विडेशन का भी डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, बैंक्रप्सी मतलब बैंक्रप्सी इज द स्टेट ऑफ बीइंग बैंक्रप्ट, ऐसा आईबीसी बोलता है आपका। ठीक है, आईबी कोड के अंदर बैंक्रप्ट कौन कौन हो सकता है ये देखिए, अ डेटर हु हैज बीन adjudged एज बैंक्रप्ट अंडर सेक्शन 126। ठीक है, ईच ऑफ पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, ठीक है, या फिर एनी पर्सन adjudged एज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। ये तीनों बात हो रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल और अ फर्म। ठीक है, ये आपको कब समझ में आएगा, जब हम आपको आईबीसी के पार्ट्स पढ़ाएंगे। तो जब हम आपको आईबीसी के पार्ट्स एंड सेक्शंस पढ़ाएंगे ना, तब विल कम बैक टू दिस एंड तब यू विल सी कि ये सेक्शन 126 ये दोनों पार्ट 3 में आता है, जो कि इंडिविजुअल एंड फर्म्स के बारे में बात करता है। इसीलिए बैंक्रप्ट इज यूज्ड ओनली फॉर इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। ठीक है, लिक्विडेशन क्या है, लिक्विडेशन इज क्लोजर और वाइंडिंग अप ऑफ अ कॉर्पोरेशन थ्रू लीगल प्रोसेस। इसमें असेट्स को हम लोग डिस्चार्ज करते हैं, सेल करते हैं, लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, सो लिक्विडेशन रिजल्ट्स इन डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। लिक्विडेशन केवल कंपनी एंड एलएलपी के बारे में बात करता है। यहां तक क्लियर हुआ सबको? ठीक है, इसके बाद कोई भी कंफ्यूज करेगा इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी एंड लिक्विडेशन में, किसी को भी कहीं पे भी डाउट है अभी पूछ लो आप लोग। श्योर, कहीं पे भी डाउट नहीं है? पक्का सबको समझ आ गया? बढ़िया। चलिए, तो अब आते हैं अपने इंसॉल्वेंसी के ऊपर लॉज के। ठीक है, नाउ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया था 2016 में। उस समय आप लोग क्या कर रहे थे लाइफ में? स्कूल, या तो 12th में हो गया, फाउंडेशन में एडमिशन लिए हो गए, या 11th में हो गए, वैसे ही कुछ। हाँ, तो उस समय अपने को उतना मतलब क्या हो रहा है लॉ लीगल फ्रेटर्निटी में या क्या हो रहा है बिजनेस वर्ल्ड में उतना आइडिया नहीं होता था। हम सिंस कॉलेज आ चुके थे तो उस समय मेरे को थोड़ा पता था। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जब 2016 में आया था ना, तो बहुत हो हल्ला हुआ था। किस सेंस में कि लोग ये बोलने लगे थे कि वाह क्या लॉ बनाया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इट इज अनडाउटेडली अ वेरी 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 ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड कोड। ठीक है, बट लोग उस समय एकदम हल्ला करने लगे थे, वाह क्या कोड बनाया है, क्या मस्त बनाया है, इसको पकड़ लेगा, उसको पकड़ लेगा, इकोनॉमी बूस्टअप होगी, हैन तेन, सब पूरा पूरा ड्रामा हुआ था। ठीक है, इतना ज्यादा कि ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स जो होता है ना, उसमें अपने 30 प्लेसेस ऊपर आ गए थे एक बार में, जस्ट बिकॉज ऑफ वन एक्ट, वन लॉ। उसमें हम लोग 30 प्लेसेस ऊपर आ गए थे एंड इट इज अ बिग डील। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में अगर आप 30 प्लेस एक बार में ऊपर जंप कर रहे हो, इट इज अ बिग डील। ठीक है, नाउ माय क्वेश्चन इज, ऐसा क्या था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में? टाइम बाउंड है डेफिनेटली, बट क्या ऐसा है कि आईबीसी वाज द फर्स्ट टाइम जब इंडियन गवर्नमेंट ने इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड लॉ बनाया? It was very clear, but so was the previous laws. Okay, so एक कंसोलिडेट करके एक एक्ट बनाया विच इज बेसिकली टाइम बाउंड, राइट? तो मेरा क्वेश्चन इज, तो ये चीज आप यूनानिमसली अग्री करते हो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इज नॉट द फर्स्ट कोड या फर्स्ट एक्ट जो इंसॉल्वेंसी से डील करता है? इसके पहले थे लॉज। कौन सा लॉ इमीडिएटली पहले आया था इसके? सीका, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985। याद करना शुरू कर दो प्लीज प्लीज। कोई भी एक्ट का नाम इज इनकम्प्लीट विदाउट द ईयर, तो कभी भी एक्ट का नाम याद करो, साथ में ईयर हमेशा याद करना। ठीक है, तो सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985 था इसके पहले। सो 1985 में भी हम लोग ने एक लॉ बनाया था इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड। ठीक है, उस लॉ में इतने ज्यादा ड्रॉबैक्स थे, इतने ज्यादा शॉर्टकमिंग्स थे, वो शॉर्टकमिंग्स को हटा के हम लोगों ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया, एंड दैट इज व्हाई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इज इतना ज्यादा ओवरहाइप्ड, इतना ज्यादा हाइप किया हुआ है कि बा क्या कोड बनाया। ठीक है, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाज सीका द फर्स्ट एक्ट जो इंसॉल्वेंसी से बना था, के लिए बना था? उससे पहले क्या था? कंपनीज एक्ट 1956। प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट। ठीक है, तो उसके पहले अपना 1909 एंड 1920, नहीं 08 है या 09 है, हाँ 1909 1920 के एक्ट्स थे।
वो भी पहला लॉ नहीं था इंसॉल्वेंसी का जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया बनाया। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में पहली बार जब इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड कोई लॉ बनाया वो 1800 में बनाया था। ठीक है, 1800 में एक लॉ आया था जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1800। ठीक है, इट वाज नॉट एन इंसॉल्वेंसी के लिए स्पेशल लॉ। ऐसा हम नहीं बोल रहे कि वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जैसा एकदम ही स्पेशल लॉ था जो केवल इंसॉल्वेंसी के ऊपर बना हुआ था, ऐसा नहीं है एकदम भी, राइट। इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्ट, बट उसमें पहली बार कुछ सेक्शंस ऐसे बनाए गए थे जो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड बात करते थे। ठीक है, एंड दैट इज वाई अगर आप ट्रेस बैक करना चाहो कि इंसॉल्वेंसी लॉज इंडिया में कब से आना शुरू हुए तो वो 1800 से आना शुरू हो गए थे। 2 ही सेक्शंस आए थे 1800 में, बट थे ना, राइट। तो वो 2 सेक्शंस आए थे, उन्होंने उसमें कुछ नहीं किया था। उन्होंने कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे में जो सुप्रीम कोर्ट्स थे, जो या जो कोर्ट्स थे ये 3 जगह में, उनको इंसॉल्वेंसी के मैटर्स से डील करने का राइट दे दिया था, बस इतना ही बोला था। ठीक है, तो वहां पे हम लोग ने 1800 पहली बार रिकॉग्नाइज किया कि इंसॉल्वेंसी मैटर्स भी कुछ हो सकते हैं एंड हमें कुछ कोर्ट्स को स्पेसिफिकली ज्यूरिसडिक्शन देना पड़ेगा, राइट। 1800 में पहली बार ये चीज आया था। उसके बाद इन्होंने 1828 में एक नया एक्ट लाया जिसका नाम था स्टैट्यूट 9। ठीक है, यहां पे दिस वाज द फर्स्ट एक्ट जिसमें उन्होंने एक अलग इंसॉल्वेंसी कोर्ट एस्टैब्लिश किए, एक अलग इंसॉल्वेंसी कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है, उसके बाद फाइनली जाके इंडियन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1848 बनाया गया। दिस वाज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, 1848 में पहला एक्ट आ चुका था, आज से 150 साल से भी पहले। ठीक है, उस समय पहला फुल लॉ आ चुका था टू डील विद इंसॉल्वेंसी। ठीक है, ये पहला कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट था। बट देन अगेन इंडिया में जैसे हर 50-60 साल में लॉज चेंज होते हैं, कंपनीज एक्ट भी अपने देखे थे 1913, 1956, 2013। ठीक है, तो वैसे ही इंसॉल्वेंसी एक्ट भी चेंज हुआ। 1848 वाला जो था, उसके बाद हम लोग ने 2 एक्ट्स लाए। एक था प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 एंड प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। आपके मॉड्यूल में प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट को 1000 जगह लोगों ने प्रोविजनल इंसॉल्वेंसी एक्ट लिखा है, विच इज रॉन्ग। याद रखिएगा, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट कम्स फ्रॉम द वर्ड प्रोविंस। प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट प्रोविंसेस का इंसॉल्वेंसी एक्ट। ठीक है, नाउ इन दोनों एक्ट्स में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं थे। इन दोनों एक्ट्स में एक ही मेजर डिफरेंस था। प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट केवल प्रेसिडेंसी टाउन्स पे लगता था। व्हाट वर द 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स? कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास। ठीक है, तो ये केवल इन 3 जगह ही लगता था। बाकी इंडिया के जितने सिटीज, जितने टाउन्स इंक्लूडिंग दिल्ली, उन सब में प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट लगता था। ठीक है, क्लियर हुआ? और ये दोनों जो एक्ट्स थे, ये दोनों इंडिविजुअल्स के ऊपर भी लगते थे। ठीक है, ये इंडिविजुअल्स, फर्म्स, सबके ऊपर लगते थे। यहां तक तो समझ में आ गया? ठीक है, सो वी हैड 1800, देन 1828, 1848, 1909, 1920। यहां तक समझा? उसके बाद ब्रिटिशर्स चले गए 1947 में। ठीक है, हम लोग आजाद हो गए। आजाद होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर आया कि भाई अब तुम लॉज बनाओ। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले लाया कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बहुत उसमें कुछ प्रोविजंस डाले इंसॉल्वेंसी के लिए। फिर उन्हें लगा कि कुछ और करे, तो थोड़ा प्रोविजंस इधर डाल दिए, थोड़ा प्रोविजंस इधर डाल दिए। अल्टीमेटली उनको दिमाग आया 1985 में, तब उन्होंने क्या बनाया? सीका एक्ट। ठीक है, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, सीका बनाया उन्होंने 1985 में। तब भी नहीं रुके, उसके बाद भी लॉस का जरूरत पड़ा, तो हम लोग ने बनाया RDD-BFI एक्ट 1993, रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993। फिर भी लगा कि नहीं और लॉस चाहिए, तो हम लोग ने बनाया सारफेसी, सेक्यूरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ठीक है, हमने वो भी बनाया। उसके बाद हमें लगा नहीं, अब हमें कंपनीज एक्ट चेंज करना होगा, तो हमने कंपनीज एक्ट 2013 बनाया। लेकिन यहां तक एक भी लॉ ऐसा नहीं है जो कॉम्प्रिहेंसिवली इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का बात करता था। सीका करता था, बट उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, सो अपने अगर यहां पे देखें, कंपनीज एक्ट कंपनी से डील करता है, इट डज नॉट डील विद इंसॉल्वेंसी अलग से, राइट। ये बॉक्स में देखो जितने एक्ट्स लिखे हुए अपने सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 गया, वैसे ही कंपनीज एक्ट 1956 भी गया, यूजलेस व्हेन इट कम्स टू इंसॉल्वेंसी लॉस। केवल हम लोग इंसॉल्वेंसी का बात कर रहे हैं अभी, राइट। देन आते हैं सारफेसी एक्ट। सारफेसी एक्ट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का बात नहीं करता है, वो बस बात करता है कि अगर पहले तो इसे पार किसको मिला है? केवल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो अगर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किसी को पैसा दे रही है तो पैसा रिकवर कैसे करना है, बस उतना ही बात हुआ है। कोई अगर इंसान इंसॉल्वेंट बन जाता है, उसका इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व कैसे करेंगे वो बात कहीं नहीं हुआ है, तो ये भी यूजलेस।
आरडीडीबीएफआई एक्ट क्या बात करता है? सारफेसी बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए जनरली नहीं जाते, इट्स फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्यों है? क्योंकि आरडीडीबीएफआई एक्ट ने कुछ नए पास नहीं दिए बैंक्स को। क्या हो रहा था? आरडीडीबीएफआई एक्ट आने के पहले सारे जो रिकवरी ऑफ सूट्स या रिकवरी ऑफ मनी सूट्स होते थे कहां जाते थे? सिविल कोर्ट, नॉर्मल सिविल कोर्ट। नाउ इंडिया के सिविल कोर्ट्स आर ऑलरेडी सो बर्डन्ड, ओवरबर्डन्ड। हमें लगा कि भाई यहां पे कोई भी केस आता है वो 10 साल से पहले रिजॉल्व नहीं होता। अब 10 साल में अगर मनी का तुम बात करो तो उसका वैल्यू तो बहुत ही ऊपर नीचे हो जाएगा, राइट? तो हम लोग ने बोला नहीं, इनके लिए अलग से फोरम बनाना पड़ेगा। एंड उसके लिए आरडीडीबीएफआई एक्ट आया, क्योंकि हम लोग ने आरडीडीबीएफआई एक्ट के थ्रू डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स बनाए। ठीक है, तो हम लोग इन डिटेल ये दोनों एक्ट देखेंगे, बट देन इन दोनों में से कोई भी कॉम्प्रिहेंसिवली इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करने के लिए नहीं था। पार्टनरशिप एक्ट भी नहीं था, आपको पता ही है, पार्टनरशिप एक्ट नहीं था। सारफेसी के अंडर या डीआरटी के अंदर वो पार्ट स्पेसिफिकली डीआरटी को दिया गया। ठीक है, ये हो गया। बचा आपका सीका वॉज द ओनली एक्ट जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के बारे में बात करता था। ठीक है, बट उसमें कमियां क्या क्या थी? सबसे पहला कमी, उसका नाम क्या है? तो वो किसके लिए अप्लाई करता है? केवल सिक इंडस्ट्रियल कंपनी के ऊपर। तो वहां पे नॉर्मल कंपनीज नहीं आ सकती, वहां पे इंडिविजुअल्स नहीं आ सकते, वहां फर्म्स नहीं आ सकते। सबसे बड़ा ड्रॉबैक। ठीक है, सेकेंड ड्रॉबैक, वहां पे टाइम लिमिट नहीं था। ठीक है, थर्ड ड्रॉबैक, वहां पे डेटर इन पोजेशन रेजिम था। क्या होता है विल डिस्कस। ठीक है, तो कई ड्रॉबैक्स थे उसके। फिलहाल अपने को पहला ड्रॉबैक से डील करना है। अगर चलो सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज का तो बात हो गया पूरा, व्हाट अबाउट अदर कंपनीज, उनका क्या होगा? वो अभी भी ये जो बाकी जो चिंदी चिंदी एक्ट्स है ना, उनके स्कैटर्ड प्रोविजन से डील होते थे। ये कंपनीज एक्ट कुछ थोड़ा सा बोल दिया वो मान लो, ये पार्टनरशिप एक्ट कुछ बोल दिया वो मान लो, सारफेसी कुछ बोल रहा है वो मान लो, आरडीडीबीएफआई कुछ बोल रहा है वो मान लो। देयर वाज नो कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन फॉर एनी नॉर्मल कंपनी। ठीक है, सेकेंडली इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप्स, उनका क्या? उनके ऊपर ये दो एक्ट्स अभी भी लग रहे थे। ये दो एक्ट्स रिपील हुए हैं 2016 में। 100 साल जिससे पुराने एक्ट्स 2016 तक अभी भी एप्लीकेबल थे। ठीक है, सो प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 एंड प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 वर स्टिल एप्लीकेबल ऑन इंडिविजुअल्स टिल 2016। दे वर रिपील्ड इन द ईयर 2016। ठीक है, तो हम मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने कंपनीज के ऊपर तो फिर भी थोड़ा बहुत ट्राई किया लॉज बनाने का, इंडिविजुअल्स के उन्होंने ट्राई भी नहीं किया। इंडिविजुअल्स को बोला नहीं, तुम लोग जो पहले का लॉज है उसी में रहो, हमें फर्क नहीं पड़ता। दीज आर द रीजंस व्हाई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को इतना भाव मिला। क्यों? बिकॉज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सबसे डील करता है। वो अपने एम्बिट में कंपनीज भी ले आया, एलएलपीज भी ले आया, इंडिविजुअल्स भी ले आया, फर्म्स भी ले आया। समझा? तो जब इसके बाद बहुत हम लोग परेशान होने लग गए तो हम लोग ने बोला यार अब हम लोग को एक नया कोड चाहिए, नया एक्ट चाहिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लेके आते हैं। ठीक है, नाउ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इतना ओवरहाइप्ड क्यों है? वो आपको उसका उसका वो क्या बोलते हैं, लॉन्ग टाइटल पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका लॉन्ग टाइटल बोलता है इट इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड, वी विल डिस्कस दीज टू वर्ड्स, द लॉज रिलेटिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ corporate persons, partnership firms and individuals in a time bound manner। आप समझ रहे हो, इसके नाम पे लिख दिया हम लोग ने इन अ टाइम बाउंड मैनर। मतलब एसेंस क्या है आईबीसी का? एसेंस टाइम, मतलब आईबीसी का हर प्रोविजन इज टाइम बाउंड और आप उस टाइम को लेके छेड़खानी नहीं कर सकते। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह छेड़खानी की थी, तुरंत आईबीसी वालों ने अमेंडमेंट ले आया। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ जजमेंट देता है उसके बाद आप अमेंडमेंट ले आओ तो अमेंडमेंट विल प्रिवेल ओवर द जजमेंट, ऐसा होता है। ठीक है, उन्होंने तुरंत एक जजमेंट अमेंडमेंट ले आया। दे डू नॉट लाइक इट अगर आप उसके टाइम बाउंड वाले चीज के साथ हरकत करो कुछ भी। ठीक है, क्यों? बिकॉज भाई आप उसके नाम में लिख के दे रहे हो कि इट्स अ टाइम बाउंड थिंग, आप वहां टाइम को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, वही उसका एसेंस है। यस एकेडमी का एसेंस क्या है? हम लोग टाइम पे कंप्लीट कराते सिलेबस, हम इस चीज को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, ये हमारा एसेंस है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर क्रेडेंशियल्स दैट द एकेडमी हैज, राइट? तो दिस इज व्हाई टाइम बाउंड मैनर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको आईबीसी के ऊपर कहीं पे भी कभी भी कोई भी नोट लिखने के लिए मिल जाए, प्लीज मेक श्योर कि आप टाइम बाउंड मैनर लिख के हो। ठीक है, बिकॉज उसके बिना फॉर मी द आंसर विल बी इनकम्प्लीट।
इट विल बी इनकम्प्लीट, बिकॉज आप अगर वहां पे टाइम बाउंड नहीं लिखोगे तो आईबीसी इज जस्ट लाइक एनी अदर एक्ट. फिर आईबीसी एंड सीका में ज्यादा डिफरेंस बचेगा नहीं, एक्सेप्ट हम लोग इंडिविजुअल्स को भी यहाँ पे खींच लाए. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस कंसोलिडेट एंड अमेंड. पूरा आप ये लाइन डिस्कस करेंगे. ठीक है, व्हाट इज कंसोलिडेशन? पुराने जितने लॉस थे सबको हमने एक के एम्बिट में लाया. तो हम लोग ने 1909 वाले को लाया, 1920 वाले को लाया, 1985 वाले को लाया, प्लस कंपनीज एक्ट 2013 से भी सारा लिक्विडेशन के प्रोविजंस उठा लिए. राइट, तो हम लोगों ने पुराने जितने लॉस थे उनको कंसोलिडेट कर दिया. अमेंड, ऑफ कोर्स अगर हम लोग इतने सारे लॉस से चीजें ला रहे हैं तो थिंग्स विल ओवरलैप, थिंग्स विल कॉन्ट्रडिक्ट. हम लोग सबको इन लाइन में लाने के लिए अमेंड भी कर दिए. ठीक है, सो इट इज एन एक्ट दैट कंसोलिडेट्स एंड अमेंड्स. ठीक है, लॉस रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं. अमेंडमेंट्स जो होते हैं वो आपके कभी भी पिछले जजमेंट के ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगे. मान लो आपका कोई भी जजमेंट आज आ गया, कल अमेंडमेंट निकल जाता है, जजमेंट आज आ गया था ना, बात खत्म. रेट्रोस्पेक्टिव स्टिल इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द जजमेंट. अगर जजमेंट पास हो चुका है तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा. अगर इट्स स्टिल इन द प्रोसेस देन देयर माइट बी सर्टेन प्रॉब्लम्स देयर. बट अगर जजमेंट पास हो चुका है तो वो कभी किसी भी हालत में चेंज नहीं होता. हाँ, आप उसको वापस रिव्यू में डाल के फिर शायद चेंज करा सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट मैटर. नहीं मानते लेकिन जजेस वैसे. एक बार जो केस सेटल हो गया वो सेटल हो गया ना, ऑलरेडी इतना बर्डन, तो भाई अमेंडमेंट्स आते जाएंगे तो आप वैसे चेंज नहीं करा सकते ना, तो वैसे जनरली होता नहीं है. ठीक है, चलिए. ठीक है, तो दिस इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन. इस एक्ट में हम दो चीज करना चाह रहे हैं. ठीक है, हम रीऑर्गेनाइज भी करना चाह रहे हैं, हम इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन भी करना चाह रहे हैं. ठीक है, अब सुनो इनका इंपॉर्टेंस क्या है ये दो वर्ड्स का. रीऑर्गेनाइजेशन मतलब ये जो रीऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज हो रहा है ना, दिस इज बीइंग यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर कंपनीज एंड बॉडी कॉर्पोरेट्स. ठीक है, नाउ आईबीसी के अंदर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर, कंपनीज का जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का प्रोसेस है ना, वो एंड जब होता है सक्सेसफुली तो उसमें कंपनी का कंट्रोल किसी और के पास चला जाता है. तो देयर इज अ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी ऑलवेज. ठीक है, अगर बैंक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर आपके अगेंस्ट प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, आप कंपनी हो, आपके अगेंस्ट प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, इट विल रिजल्ट इनटू टू थिंग्स, या तो सक्सेस या फेलियर. फेलियर हुआ तो लिक्विडेशन होगा ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं होता है. अगर सक्सेसफुल हुआ तो आपका कंट्रोल जाएगा ही जाएगा, तो देयर विल हैव टू बी अ रीऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली हम लोग कंपनीज एंड बॉडी कॉर्पोरेट्स के लिए यूज करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन. इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन तो हम सबका ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, पार्टनरशिप फर्म्स हो, एलएलपीज हो या कंपनीज हो. ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग ने यहीं पे लिख दिया कॉर्पोरेट पर्संस, पार्टनरशिप फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स इन अ टाइम बाउंड मैनर. ठीक है, व्हेन वी कम टू वो वाला पार्ट जब हम आपको प्रोसेस बता रहे होंगे, तब हम आपको बताएंगे कहां पे कोर्ट ने क्या बोला एंड देन कहां पे फिर आईबीसी ने क्या अमेंडमेंट लाया. अमेंडमेंट अभी आया था 2019 में. इट वाजंट एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 2019 बट इट विल बी एप्लीकेबल फॉर जून 2020. तो अपने विल हैव टू डिस्कस ऑल दोस अमेंडमेंट्स ऑल्सो. बहुत ही छोटे छोटे अमेंडमेंट्स है, कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज है नहीं, बट विल डिस्कस दैट. तब आपको समझ में आएगा ग्रेविटी क्या है. क्या ग्रेविटी? ये टाइम बाउंड मैनर, जो टाइम इज इन एसेंस हम बात करें उसका. समझा सबको? ठीक है. गवर्नमेंट कमिटीज, आई थिंक वी कैन टेक दिस अप टुमारो. आज फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा हैवी नहीं करते. ठीक है, एक क्लास बाद. ठीक है, एक क्लास बाद जो अपने को डिस्कस करना है पूरा एक समराइज करते हुए. तो फिर अब मेरे को ये बताओ, अब आपको समझा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का नाम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 क्यों पड़ा. ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के ऊपर मेरे ऊपर एक सेकंड मेरे पास ना उसका पीपीटी बना हुआ है, उसी से दिखा दे रहे हैं. तो ये रहा अपना कहाँ गया, इसमें नहीं है. ये देखो, अच्छा इसमें नहीं दिख रहा है. ये आपका नेक्स्ट वाले के लिए छोड़ो. चलो तो फिर हम लिख के ही बताते रहे. ठीक है,
नाउ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का नाम ऐसा क्यों पड़ा, हम लोग इन डिटेल पूरा डिस्कस किया अभी, उसको बस समराइज करें, ठीक है। नाउ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इंसॉल्वेंसी बोले तो ये वो सारी चीजों से डील करती है जहां पे कोई इंसान, कोई भी पर्सन, चाहे इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, कोई भी हो, वो अपना डेट पे ऑफ नहीं कर पा रहा, ये उसका बात करती है, ठीक है। एंड बैंक्रप्सी अलग से क्यों लिखा हम लोग ने, क्योंकि वी वांट टू शो कि हम यहां पे लोगों का, इंडिविजुअल्स का, फर्म्स का लीगल डिक्लेरेशन के बारे में भी बात कर रहे हैं, ठीक है। इंसॉल्वेंसी में कंपनीज कवर हो गई है, ठीक है, हमको स्पेसिफिकली बताना था कि हम इंडिविजुअल एंड फर्म्स के बारे में भी यहां पे बात कर रहे हैं, इसलिए बैंक्रप्सी। कोड क्यों, कोड कब यूज करते हैं, हर जगह तो एक्ट पढ़े हो, कंपनीज एक्ट, सी का। There are two reasons. One is procedural, ठीक है, जैसे सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो कहीं पे भी अगर आप प्रोसीजर बताते हो वहां पे आप कोड यूज करते हो। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में भी आपको पूरा प्रोसीजर बताया गया है इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करने के लिए, सो प्रोसीजरल के लिए कोड। सेकेंडली कोड वहां पे भी यूज होता है जहां पे आप पुराने सारे लॉज को कंसोलिडेट करके एक लॉ बनाते हो। एग्जाम्पल, और कौन सा कोड पढ़े हो आप लोग, इंडियन पीनल कोड, आईपीसी। आईपीसी के पहले क्रिमिनल लॉज वर स्कैटर्ड, आईपीसी ने क्या किया, उन सारे लॉज को कंसोलिडेट कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो अ कोड। कोड आप दो जगह यूज करते हो, जहां प्रोसीजर बता रहे हो या फिर जहां आपने पुराने लॉज को कंसोलिडेट कर दिया है, यहां पे आपने दोनों चीज किया है, इसलिए कोड। एंड द लास्ट इज 2016, दिस इज द ईयर ऑफ एनैक्टमेंट। द ईयर ऑफ एनैक्टमेंट, जिस साल प्रेसिडेंट का असेंट लगता है उस दिन उसको बोलते हैं ईयर ऑफ एनैक्टमेंट। तो ये हुआ था May 28, 2016, ठीक है, 28 में 2016 को प्रेसिडेंट ने अपना असेंट दे दिया था, एंड दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द कोड इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। चलेगा, तो आज अपनी यहीं पे खत्म करते हैं, फटाक से रिवाइज करते क्या क्या देखा था हम लोग ने उसको। चलिए, तो हम लोग ने स्टार्ट किया आज विथ आवर डिस्कशन ऑन द होल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम लोग ने देखा कि क्या है इस सब्जेक्ट में, हम लोग कैसे जाने वाले। वील स्टार्ट विथ पार्ट 2, देन वील गो टू पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या देखने वाले, आईबीसी 2016, सरफेसी एक्ट 2002, आरडीडी बीएफआई एक्ट 1993 और मिसलेनियस जैसे कि लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद हम लोग पार्ट 1 में जाएंगे। पार्ट 1 में मेजरली क्या देखने वाले, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, मर्जर्स, अमालगमेशन जिसमें हम लोग क्रॉस बॉर्डर मर्जर, फास्ट ट्रैक मर्जर वो सब भी देखेंगे, टेक ओवर्स, उसके बाद वैल्यूएशन, फिर कंपटीशन लॉ का एस्पेक्ट क्या होगा, टैक्स का एस्पेक्ट, स्टैम्प ड्यूटी का एस्पेक्ट, ऑल दोस थिंग्स वील सी, ठीक है। फिर वी स्टार्टेड विद दिस, हम लोग ने स्टार्ट किया इंसॉल्वेंसी से। वी हैड अ डिस्कशन अबाउट व्हाट इज इंसॉल्वेंसी। तो हमने देखा इंसॉल्वेंसी इज जस्ट अ स्टेट जहां पे आप पे ऑफ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। क्या इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी सेम चीज होती है, नहीं, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट, बैंक्रप्सी इज द legal and formal declaration. Insolvency is used for everybody, it's a general word, ठीक है। bankruptcy is used specifically for individuals and firms. अगर insolvency आपका रिजॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, अगर रिजॉल्व नहीं हुआ तो इंडिविजुअल्स के लिए क्या हो जाता है, वो bankruptcy, एंड कंपनीज के लिए क्या हो जाता है, लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मतलब आप उस कंपनी के एसेट्स को रियलाइज करते हो, डेट्स डिस्चार्ज करते हो, कंपनी को डिसॉल्व कर देते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्या इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पहला एक्ट था जो इंसॉल्वेंसी से डील करता है इंडिया में, नहीं। ये लॉस कब से चले आ रहे, 1800 से। फिर हमने देखा क्या क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी समझिए। हाँ, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1800, उसके बाद आया स्टैट्यूट 9 ऑफ 1828, उसके बाद इंडियन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1848, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 एंड प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट को मिल गया पूरा लॉ बनाने का सब चीज, तो इंडियन गवर्नमेंट ने स्कैटर्ड प्रोविजंस बनाने शुरू कर दिए, थोड़ा इधर डाल दिया, थोड़ा इधर डाल दिया, थोड़ा इधर डाल दिया, थोड़ा इधर डाल दिया। अल्टीमेटली सीका आया 1985 में, वो भी यूजलेस ही निकला। सारफेसी इस चीज से डील नहीं करता है, आरडीडी बीएफआई इस चीज से डील नहीं करता है, कंपनीज एक्ट इस चीज से डील नहीं करता है। हमें लगा कि नहीं, अब तो कुछ करना पड़ेगा, अपने को एक प्रॉपर लॉ चाहिए, तो हम लोग ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया इन द ईयर 2016। ये कोड क्या बारे में बात करता है, इट्स एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड, मतलब पुराने लॉज को कंसोलिडेट कर दिया, जहां चेंजेस लाना था वो चेंजेस ला दिया। इसमें हम रीऑर्गेनाइजेशन से डील करते हैं एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन से डील करते हैं। किसके किसके, कॉर्पोरेट्स, फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स इन अ टाइम बाउंड मैनर।
सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल डेफिनेशन इज टाइम बाउंड मैनर. ठीक है. नाउ अब कल हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट कमिटीज कौन कौन सी बनी थी आज तक. तो हर लॉ बनने के पहले कमिटी बनती है. वो कमिटी बोलती है इसके ऊपर अब लॉ लेके आओ, तब हम लॉज लाते हैं. तो विल डिस्कस इन ब्रीफ क्या क्या वो लॉज कमिटीज थे एंड क्या क्या जरूरत है इस नए लॉ के लाने की. ठीक है. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. हंसते रहिए, खुश रहिए. धन्यवाद.